1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत में जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड लॉज हैं वो सफिशिएंट नहीं है। सरकार को और भी स्ट्रिक्ट रूल इन्वायरमेंट को लेकर लाने की ज़रूरत थी। इसलिए 1986 में गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई, जिसमें EIA प्रोसेस करता है। अब क्या है EIA और EIA ड्राफ्ट 2020 में ऐसी क्या खामियां हैं जो इन्वायरमेंट के लिए और भी खतरा है, यह जानेंगे आज के इस वीडियो में। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि हर प्रोजेक्ट से पहले किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि उस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, जिस जगह पर वह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसकी इकोलॉजी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ के लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कहीं कोल माइन बनाई जा रही है तो उसके लिए कितना जंगल यूज़ किया जा रहा है, कितना जंगल उसके लिए काटा जाएगा, या वहाँ पर रहने वाले लोगों को इसका क्या असर होगा। कहीं पर कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है, कोई मिल लगाई जा रही है, कोई फैक्ट्री खोली जा रही है, तो वहाँ के लोगों को इससे क्या सफ़र करना पड़ेगा, वहाँ के इन्वायरमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा। यही पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इसके EIA एक बनाता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है इसकी, जो रिपोर्ट वह गवर्नमेंट के पास सबमिट करता है। EIA के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कोल माइन एंड मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाइड्रो पावर प्लांट, रियल स्टेट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जो कि यह जांचते हैं कि इन सभी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पर क्या असर होगा। किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले उस प्रोजेक्ट को EIA करवाना पड़ता है, यह जांचने के लिए कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या कितना कम इम्पैक्ट पड़ेगा, और कम से कम इम्पैक्ट को देखते हुए वह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। EIA कई कंट्रीज़ में एक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है। Why EIA 2020 ड्राफ्ट इज़ प्रॉब्लमेटिक। EIA 2020 ड्राफ्ट 80 पेजों का एक ड्राफ्ट सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। EIA में बहुत सारी नई गाइडलाइंस और रूल्स को जोड़ा गया है, पर कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि सरकार जो नया ड्राफ्ट लेकर आई है इसमें कुछ पॉइंट्स और कुछ गाइडलाइंस ऐसी है जो इन्वायरमेंट के लिए और भी खतरा है, जिससे इन्वायरमेंट पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा, इससे और भी इन्वायरमेंट खराब होने की संभावनाएं हैं। जिससे यह साबित होता है कि सरकार इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ही लाइट काम कर रही है, इन्वायरमेंट के प्रति इतना सीरियसली नहीं है, जिससे यह जाहिर होता है कि सरकार सिर्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहती है, इन्वायरमेंट पर नहीं। पर डेवलपमेंट करके, वो भी इन्वायरमेंट को ख़राब करके, इसका कोई भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देखा जा सकता। हमें इन्वायरमेंट को बचाते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे और हमारे देश का डेवलपमेंट भी हो। जहां हमारे भारत देश में एयर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जहां हमारी नदियां नालों में तब्दील हो चुकी है, जहां विशाखापट्टनम में गैस लीक हो जाती है और जहां असम में गैस और ऑयल लीक होने से आग लग जाती है, वहाँ पर हमें इन्वायरमेंट पर में और स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की जगह हम उसको और भी लाइटली लें। यह इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। EIA के नए ड्राफ्ट में गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक कहकर उसे EIA से बाहर रख सकती है। वैसे EIA में ये नॉर्म्स पहले से ही है कि अगर कोई डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसे EIA से बाहर रखा जाएगा और उस पर कोई भी पब्लिकली हियरिंग या पब्लिकली उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। पर इस नए ड्राफ्ट में यह है कि सरकार किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक बता सकती है और उसको EIA के प्रोसेस से बाहर रख सकती है, और ना ही उसकी कोई जानकारी पब्लिकली रिवील कर सकती है। सरकार के पास यह पावर आने के बाद अगर कोई डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं भी होगा तो सरकार उसे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट बताकर EIA से बाहर रख सकती है, तो भी वह एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाकर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है बिना किसी EIA प्रोसेस के, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को ही होगा। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस में क्या है, अगर कोई भी फैक्ट्री बिना EIA क्लियरेंस के बगैर एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हुए 4 साल से चलाई जा रही है तो भी उसको EIA का क्लियरेंस मिल जाएगा 5वें साल।
इसमें फैक्ट्री को करना क्या होगा, उसे एक प्लान बताना होगा और उसने इन्वायरमेंट को अभी तक जितना भी पॉल्यूट किया है उसका 2 गुना या 3 गुना जुर्माना सरकार को भरना होगा। पर डे ये जुर्माना भरना पड़ेगा फैक्ट्री को, और जुर्माना होगा 5 से 10 हज़ार रुपये। अगर इसमें कोई फैक्ट्री 1 लाख रुपए पर डे कमा रही है तो उसको कितना ही पड़ेगा 5 या 10 हज़ार रुपये जुर्माना देना, और इससे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होगा यह सरकार को देखना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी सरकार पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नहीं दे सकती है, उसके बाद भी सरकार ने ड्राफ्ट में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को रखा है। इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो इंडस्ट्री लगाते हैं बिना इन्वायरमेंट के बारे में सोचे हुए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन। इसमें क्या है कि अगर कोई भी इलीगल माइनिंग हो रही है कहीं पर तो उसकी कंप्लेन किसी आम पब्लिक द्वारा नहीं की जा सकती। उसकी कंप्लेन या तो गवर्नमेंट ऑफिसर कर सकता है या फिर वह व्यक्ति जो यह इलीगल काम खुद कर रहा है। तो ऐसे में एक सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान इलीगल काम कर रहा है तो वह अपनी कंप्लेन खुद जाकर क्यों करेगा। तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे इलीगल प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि एक बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। पहले ये था कि अगर आपको 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको EIA नॉर्म्स को क्लियर करना पड़ता था, पर नए ड्राफ्ट में क्या है, इस स्क्वायर फीट को बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 1,50,000 कर दिया गया है। अगर आप इस 1,50,000 के अंदर स्क्वायर फीट के अंदर जितना भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए आपको EIA क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट में बिना EIA के क्लियरेंस के कुछ करना बहुत बड़े लेवल पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये है एक बहुत बड़ा एरिया है। और अगर इसमें कुछ भी किया जाए बिना इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हुए तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए। EIA के नए ड्राफ्ट में पब्लिक हियरिंग के समय को घटा दिया गया है। जहां पहले ये समय 30 दिन का हुआ करता था, वहीं अब इसे घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। पब्लिक हियरिंग में यह जाना जाता था कि जिस जगह पर वह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहां के लोगों को इससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या बुरा प्रभाव वहां के लोगों को इस प्रोजेक्ट से पड़ेगा। जहाँ पहले यह 30 दिन भी कम हुआ करते थे पब्लिक हियरिंग के लिए, वहाँ उसे और भी कम कर दिया गया है 20 दिन। सरकार की एक और गाइडलाइन है जिसमें यह कहा गया है कि बॉर्डर एरिया से 100 किलोमीटर के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है बिना EIA लिए और बिना पब्लिक हियरिंग के। तो ऐसे में LAC से 100 किलोमीटर के अंदर जितना भी एरिया है वहाँ पर बिना EIA क्लियरेंस के बगैर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और वहाँ से LAC से 100 किलोमीटर के अंदर वह पूरा एरिया आ सकता है। बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर आएगा इस 100 किलोमीटर के अंदर, और यहाँ की जितनी भी बची हुई डाइवर्सिटी है, यहाँ जितने भी जंगल बचे हुए हैं वो सारे नष्ट हो सकते हैं इस गाइडलाइन के कारण। डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट सरकार इस पर कुछ भी सही तरीके से करते हुए नहीं दिख रही है। सस्टेनेबल तो बहुत दूर की बात है, सरकार एनवायरनमेंट पर थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाते हुए नहीं दिख रही है। सरकार सिर्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। सरकार के इस गाइडलाइन से सिर्फ इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बाकी एनवायरनमेंट पर इसका कोई भी अच्छा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ और असम में जो गैस और ऑयल लीक हुआ, इन दोनों के पास ही EIA क्लियरेंस नहीं था। ऐसे में सरकार को यह देखना चाहिए कि EIA पर और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, पर सरकार EIA पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने के बजाय इसे और भी कमज़ोर करती हुई दिखाई दे रही है। अभी यह सिर्फ एक ड्राफ्ट है, और अगर आप नहीं चाहते कि यही ड्राफ्ट आगे जाके कंफर्म कर दिया जाए तो स्क्रीन पर दिए हुए इस ईमेल ID पर सरकार को अपने सजेशंस भेजें कि क्या इन्वायरमेंट में बदलाव हो सकता है और क्या इन गाइडलाइंस में गलत है जो बदलने की ज़रूरत है। 11 अगस्त तक सरकार ने इसकी लास्ट डेट रखी है पब्लिक के ओपिनियन जानने के लिए। तो अगर आप इन्वायरमेंट से कंसर्न रखते हैं तो 11 अगस्त से पहले इस ईमेल ID पर अपने सजेशन सरकार को ज़रूर भेजें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।